क्लासिकल के प्रोडक्शन फंक्शन क्या है कि प्रोडक्शन फंक्शन समराइजेज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल इनपुट एंड टोटल आउटपुट अज्यूमिंग ए टेक्नोलॉजी फिक्स्ड गिवन टेक्नोलॉजी। तो क्लासिकल का जो प्रोडक्शन फंक्शन है बेसिकली वो इनपुट एंड आउटपुट में रिलेशनशिप शो करता है। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल जो है जो आउटपुट है बेसिकली डिपेंड करती है टू वेरिएबल्स के ऊपर। वो मेन वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक है उनमें से लेबर और दूसरा है कैपिटल। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स अगर लेबर को इंक्रीज करके आउटपुट को इंक्रीज किया जाए तो ये शॉर्ट रन के अंदर पॉसिबल है। कि शॉर्ट रन के अंदर अगर फर्म चाहती है या इकोनॉमी चाहती है अपनी आउटपुट को इंक्रीज करना, तो शॉर्ट रन के अंदर इकोनॉमी जो है अपनी आउटपुट को इंक्रीज कर सकती है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर। लेकिन अगर इकोनॉमी ये चाहे कि शॉर्ट रन में कैपिटल को इंक्रीज कर ले तो ये इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं है। कैपिटल मींस मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट। तो इन दी शॉर्ट रन जो है जो जो फर्म है वो कैपिटल को फिक्स रखती है और लेबर को इंक्रीज करके आउटपुट को इंक्रीज कर लेती है। तो इसलिए क्लासिकल ने जो प्रोडक्शन फंक्शन दिया, तो क्लासिकल ने एज्यूम किया इन दी शॉर्ट रन कैपिटल इज फिक्स, जिसकी वजह से के के ऊपर आप एक बार, एक लाइन जो है छोटी सी देख सकते हैं, तो ये शो करती है इन दी शॉर्ट रन कैपिटल इज अज्यूम्ड एज फिक्स्ड। और लेबर जो है इन दी शॉर्ट रन इट इज वेरिएबल फैक्टर। और अगर इकोनॉमी के अंदर आउटपुट को ज़्यादा इंक्रीज करना है इन दी लॉन्ग रन, तो इन दी लॉन्ग रन लेबर और कैपिटल को दोनों को इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसी चीज़ को कैपिटल को फिक्स अज्यूम करते हुए ये नीचे टेबल है 3.1, इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ कम्बिनेशन हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरू में ए कम्बिनेशन में लेबर भी ज़ीरो है और आउटपुट भी ज़ीरो है, क्योंकि कैपिटल जो है वो फिक्स है। तो यहाँ पे चूंकि लेबर को इंक्रीज करने से आउटपुट इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर फार्म ने कोई लेबर यूनिट हायर नहीं किया तो फार्म की आउटपुट कितनी है, इकोनॉमी की आउटपुट कितनी है, ज़ीरो। क्योंकि कैपिटल जो है वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता आउटपुट को, उसके लिए लेबर का होना ज़रूरी है। लेबर कैपिटल के कम्बिनेशन से यहाँ पर जो है आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इकोनॉमी में 1 यूनिट ऑफ लेबर हायर किया गया तो आउटपुट कितनी है, 10। और जब 2 यूनिट्स ऑफ लेबर हायर किए गए तो आउटपुट टोटल कितनी प्रोड्यूस हुई, 20 यूनिट्स की। 3 यूनिट्स ऑफ लेबर हायर किए गए तो आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हुई, 28 यूनिट्स की। जब 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किए गए, 4 यूनिट्स ऑफ लेबर हायर की गई तो आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हुई, 33 यूनिट्स की। जब 5 यूनिट्स ऑफ लेबर हायर किए गए तो आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हुई, 34 यूनिट्स की। जब 6 यूनिट्स ऑफ लेबर हायर किए गए तो आउटपुट कितनी प्रोड्यूस हुई, 32 यूनिट्स की। यहाँ इस कॉलम में हम देख सकते हैं कि इनिशियली 1 यूनिट ऑफ लेबर हायर करने से जो एडिशनल आउटपुट मिली वो 10 यूनिट्स की मिली। जब हमने 1 एडिशनल यूनिट हायर किया, 1 से 2 पर गए, तो फिर हमें एक्स्ट्रा जो आउटपुट मिली वो 10 यूनिट्स की एक्स्ट्रा मिली, 20 - 10। फिर जब हमने एक और एडिशनल यूनिट हायर किया, 2 से 3 पे गए, तो फिर जो एडिशनल आउटपुट मिली वो 20 से 28 मिली, मीन्स 8 यूनिट एक्स्ट्रा जो है वो नेशन ने अचीव किए, प्रोडक्शन जो है ज़्यादा मिली। फिर जब लेबर का 1 एक्स्ट्रा यूनिट हायर किया गया, 3 से 4 पे गए, तो आउटपुट में जो इंक्रीज आया वो 28 से 33 तक 5 यूनिट्स का आया। फिर एक और एडिशनल यूनिट हायर किया, 4 से 5 पे गए तो आउटपुट में 1 यूनिट का इंक्रीज आया। जब 5 से 6 पे गए, 1 एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हायर किया, तो आउटपुट जो है वो 34 से 32 पे चली गई, मीन्स आउटपुट पहले से भी कम हो गई। तो यहाँ पे एक और कॉलम दिया गया जिसे लिखा गया है MPN। MPN यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एन यहाँ पे शो कर रहा है लेबर को, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये कैसे निकाला जाता है, डेल्टा वाई और डेल्टा एन मीन्स चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। तो हम यहाँ पे हर पॉइंट पे देख सकते हैं कि चेंज इन आउटपुट कितनी है, 10 की, चेंज इन लेबर कितनी है, 1 की। तो 10/1 = 10। यहाँ पे चेंज इन आउटपुट कितनी है, 10 की, लेबर में चेंज कितना है, 1 का। तो 10/1 = 10। फिर यहाँ पे आउटपुट में चेंज कितना है, डेल्टा वाई 8 का, चेंज इन लेबर कितना है, 1, 8/1 8। फिर इस पॉइंट पर चेंज इन आउटपुट कितना है, डेल्टा बाय 5 का, चेंज इन लेबर कितना है, 1, 5/1 5।
फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चेंज इन लेबर कितना है और चेंज इन आउटपुट कितना है हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आया 1। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चेंज इन आउटपुट और चेंज इन लेबर, तो यहाँ आया -2/1, तो ये -2। तो हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है। प्रोडक्शन फंक्शन ये कहता है कि एक नेशन के अंदर जब लेबर हायर की जाती है टू गेट हायर लेवल ऑफ आउटपुट, तो इनिशियली जो लेबर से जो रिटर्न मिलते हैं, आउटकम मिलती है, वो कांस्टेंट रिटर्न मिलते हैं। और वो सबसे हायर रिटर्न हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनिशियली जब लेबर को हायर किया गया तो कांस्टेंट रिटर्न्स मिले और वो हायर और अच्छे रिटर्न थे। उसके बाद हमने देखा कि जो रिटर्न्स थे वो फॉल करते चले गए, जिसे यहाँ पे लिखा गया है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कि जब हम एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही इक्विपमेंट के ऊपर, एक ही मशीनरी के ऊपर जब हम लेबर के यूनिट्स ऐड करते चले जाते हैं, तो एक ऑप्टिमम पॉइंट तक लेबर को हायर करने से आउटपुट में इंक्रीज होता नजर आता है। और वो इंक्रीज करा किस तरह से है कि शुरू के लेबर यूनिट्स की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जिस तरह हम ये 10-10 देख सकते हैं। इसके बाद जो लेबर यूनिट्स हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ग्रेजुअली फॉल कर रही है। जो ग्रेजुअली फॉल कर रही है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये फॉल करते करते जो है 8, 5, 1 एंड देन -2 होगी। जब हम एक ही प्लांट के ऊपर, एक मशीनरी के ऊपर, उसकी कैपेसिटी से, उसके ऑप्टिमम लेवल से हमने लेबर यूनिट्स ज़्यादा उसके ऊपर हायर कर दिए, ज़्यादा ज़्यादा हमने लेबर यूनिट्स को हायर किया, तो हमने देखा कि रिटर्न्स फॉल कर रहे थे। और फॉल करते करते हम आउटपुट को बढ़ाने की नीयत से हम लेबर को हायर करते चले गए और उधर से रिटर्न्स फॉल करते चले गए। तो हमने देखा कि जो रिटर्न्स थे वो फिर जो है वो नेगेटिव हो गए। वो जो नेगेटिव रिटर्न जो है हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो देखें कि नेगेटिव रिटर्न जो है वो -2 तक आ गए। ये -2 तक आना क्या शो करता है कि जो इकोनॉमी के अंदर लेबर जो है इसका एक ऑप्टिमम पॉइंट तक इसकी हायरिंग होनी चाहिए। लेबर को एक ऑप्टिमम पॉइंट तक हायर करना चाहिए, उससे ज़्यादा हायर करेंगे तो रिटर्न जो है वो डिमिनिश होते होते नेगेटिव तक चले जाएंगे। तो हम इसे नेक्स्ट इसी चीज़ को हम देखते हैं इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम में हमने वही जो पॉइंट ऊपर टेबल में बनाए थे, हम यहाँ पे सिर्फ शो कर रहे हैं कि 1 यूनिट ऑफ लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 10, 2 यूनिट ऑफ लेबर की फिर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डेल्टा वाई यहाँ पे देख सकते हैं 10 है। टोटल प्रोडक्शन 1 यूनिट की 10 थी, फिर 2 की 20, 3 की 28। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं ABCDEFG जो कम्बिनेशन हमने ऊपर टेबल में देखे थे वो यहाँ पर ड्रॉ किए गए। ये है टोटल प्रोडक्शन फंक्शन, ये है प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ। के प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है कि इनिशियली लेबर हायर करने से आउटपुट बढ़ रही है, एक पॉइंट तक, मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगी, उसके बाद जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। और इसी को अगर हम नीचे देखें इसी डायग्राम के अंदर, तो हम देख सकते हैं कि नीचे बनाया गया है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का ग्राफ। पहले पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट 10 था, दूसरे लेबर पे 10 था, तीसरे पे कम होके 8 हो गया, फिर 5 हुआ और फिर 1 एंड देन -2। इन तमाम पॉइंट्स को मिलाया तो हम देख सकते हैं कि फर्म ने इकोनॉमी के अंदर जैसे जैसे लेबर के ज़्यादा यूनिट्स हायर किए जा रहे हैं, तो इनिशियली रिटर्न जो है लेबर से अच्छे मिलेंगे, उसके बाद वो डिमिनिश करते चले जाएंगे। और अगर हम हायर करते चले जाएंगे लेबर यूनिट्स तो हमें नेगेटिव रिटर्न्स भी मिलेंगे। ये डायग्राम हमें ये शो कर रही है। तो ये हमारे पास था लेबर का प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको हमने यहाँ पे देखा कि लेबर जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लेबर का यूनिट हायर करना पड़ेगा। तो अब बेसिकली इस टॉपिक को डिस्कस करने का क्या मकसद है? इस टॉपिक को डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि अगर इकोनॉमी के अंदर आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल फिक्स रखते हुए अगर आउटपुट को इंक्रीज किया जा रहा है बाय इंक्रीजिंग यूनिट्स ऑफ लेबर, तो इसका मतलब ये है कि लेबर को आप हायर करते चले जा रहे हैं और कैपिटल को चेंज नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर जो है वो आउटपुट में हमें इंक्रीज नज़र आएगा एक ख़ास लेवल तक। अगर उससे ज़्यादा हम लेबर हायर करते हैं इस उम्मीद से कि जी आउटपुट और बढ़ेगी, तो एक पॉइंट तक जाने तक आउटपुट के बाद एक आउटपुट के हायर पॉइंट तक जाने के बाद आउटपुट में जो है वो फॉल आना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न, जो कि नेशन के लिए, किसी फर्म के लिए सूटेबल या प्रेफरेबल पॉइंट नहीं है। तो अब एज एन इकोनॉमिस्ट हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि लेबर को अगर हम फिक्स कैपिटल पे यूज़ करेंगे
तो इससे क्या होगा, लेबर का प्रोडक्टिविटी फॉल करेगी, जैसे हम नीचे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के ग्राफ में देख सकते हैं। तो अब एज एन इकोनॉमिस्ट हमें क्या करना है, हमें लेबर का एक ऐसा पॉइंट चूज करना है कि जिस पॉइंट तक हम प्रेफर करेंगे कि लेबर को हायर किया जाए, उसके बाद लेबर को हायर ना किया जाए। उसके बाद अगर लेबर को हायर करना है तो उससे पहले एक प्लांट, एक मशीनरी में एडिशन ले आया जाए, मींस मशीनरी और ऐड कर ली जाए, प्लांट एक या इक्विपमेंट में ऐड कर लिया जाए। जारी बात है, एक मशीनरी की गिवन कैपेसिटी है, वो उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती लेबर को। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम जो है अब प्लांट जो है उसमें ऐड कर रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमने देखा कि फर्म लेबर यूनिट्स हायर करती चली जाएगी, तो लेबर यूनिट्स को हायर करने से फर्म को जो आउटपुट है उसमें इंक्रीज नज़र आएगा शुरू में एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम तक। उसके बाद अगर फर्म लेबर को हायर करेगी तो फर्म की जो टोटल आउटपुट है वो फॉल करना स्टार्ट कर देगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है इन द स्टार्ट, उसके बाद जो है वो डिमिनिश होना स्टार्ट करती है और एक पॉइंट तक वो फॉल करते करते जो है वो नेगेटिव तक चली जाती है। तो हमें अब चूज़ करना है कि लेबर यूनिट्स को कितने हायर करने चाहिए जो कि नेशन के लिए, एक फार्म के लिए बेनिफिशियल हो। तो उसके लिए यहाँ पे क्लासिकल्स की जो पहली जो थ्योरी है उसमें कहते हैं कि लिए है वो है लेबर मार्केट, जिसके अंदर क्लासिकल ने कहा कि कितनी लेबर को हायर करना है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना होगा, आउटपुट का लेवल कितना होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये पहला टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि है एम्प्लॉयमेंट। इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली जो फार्म्स हैं इकोनॉमी के अंदर, वो फार्म्स क्या होती हैं, लेबर को हायर करने वाली जो है वो इंस्टीट्यूशन होते हैं। फार्म्स लेबर को हायर करती हैं और फार्म्स का पर्पस क्या होता है लेबर हायर करने का, कि वो जो है वो अपनी आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकें, उन लेबर पर्सन को यूज़ करते हुए आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। और क्लासिकल मॉडल के अंदर जो है फार्म जो है बेसिकली वो परफेक्ट कंपैरेटिव फार्म्स हैं और वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती हैं इन द क्लासिकल मार्केट। और इन दी शॉर्ट रन जो है आउटपुट को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग लेबर यूनिट, और उसकी वजह से जो है आउटपुट भी इंक्रीज होगा, लेबर भी इंक्रीज होगी। लेकिन अब हमने यहाँ पे चूज़ करना है कि आउटपुट को किस पॉइंट तक इंक्रीज किया जाए, किस पॉइंट तक जो है लेबर को हायर किया जाए कि आउटपुट हम इंक्रीज होती हम देख सकें। तो इस चीज़ को बेसिकली इस टॉपिक के अंदर अब कवर कर रहे हैं कि कितनी लेबर यूनिट हायर करने हैं, क्योंकि लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि वो फॉल कर रही है। लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो फॉल कर रही है जैसे जैसे हम लेबर यूनिट्स एडिशनल हायर करते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे ये एक फार्मूला हमें नीचे दिया गया है, इस फार्मूले के थ्रू हम लेबर को जो है वो देख सकते हैं कि लेबर यूनिट्स कितने हायर करने हैं। तो ये फार्मूला हमें क्या कहता है कि हमने उतने लेबर यूनिट्स हायर कर रहे हैं जहाँ तक मार्जिनल कॉस्ट जो है ऑफ द आयत फर्म, जो फर्म की मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल हो जाती है W ओवर MPN के। W यहाँ पे क्या है, वेजिस, W यहाँ पे है नॉमिनल वेजिस, मनी वेजिस। तो हमने लेबर को किस पॉइंट तक हायर करना है, लेबर यूनिट्स कहाँ तक हमने हायर करने हैं, जहाँ तक वेजेस डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट नहीं आ जाते। जिस पॉइंट तक मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएगी W ओवर MPN के, हम कहेंगे कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट तक हमने लेबर को हायर करना है, इससे आगे हम लेबर को हायर नहीं करेंगे। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये है लेबर डिमांड। तो लेबर डिमांड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है इक्वल टू है MPN MC इज इक्वल टू W ओवर MPN, ये है लेबर डिमांड के अंदर। तो फर्दर इसको यहाँ पे लिया गया है कि P इज इक्वल टू है MC होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस है इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होती है, तो इसको P के इक्वल कर दिया, इसी P इज इक्वल टू MC को इक्वल कर दिया, MC को इक्वल पुट कर दिया P के, तो हमारे पास क्या हो गया, P इज इक्वल टू W ओवर MPN। फिर हमने इसको रीअरेंज किया तो MPN इज इक्वल टू क्या हो गया, W ओवर P। तो यहाँ पे ये फंक्शन हमें क्या शो करता है कि फर्म उस पॉइंट तक लेबर को हायर करती चली जाएगी जहाँ तक MPN मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू W ओवर P मीन्स रियल वेज नहीं हो जाती। जिस पॉइंट पे
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की उसकी रियल वेज के इक्वल हो जाएगी, फार्म या नेशन जो है लेबर को हायर करती चली जाएगी। तो ये हमने एक पहला जो है रोल निकाल लिया कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है ये बेसिकली क्या है, जो उस लेबर पर्सन की आउटपुट है। एमपीएन क्या है, उस लेबर पर्सन की आउटपुट। तो आगे W/P क्या है, जो हम उस लेबर पर्सन को पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस फार्मूले के मुताबिक हम समझ सकते हैं कि हमने कहाँ तक लेबर को हायर करना है, जहाँ तक लेबर से हासिल होने वाली जो प्रोडक्शन है उसको लेबर को दिए जाने वाले रियल वेज के बराबर नहीं हो जाती, उस पॉइंट तक हमने लेबर को हायर करना है। और अगर उस लेबर पर्सन की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है और उसको हम पे ज़्यादा कर रहे हैं रियल वेज, तो ऐसा लेबर पर्सन जो है वो फार्म के लिए सूटेबल नहीं रहेगा, हम उसको हायर नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है कि हमारे पास क्या है जी, एक क्राइटेरिया। तो एक डायग्राम हमें नेक्स्ट शो की जा रही है, ये डायग्राम वही है जो हमने पीछे देखी। ये डायग्राम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की, ये डायग्राम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की। तो इससे पहले ऊपर की डिस्कशन से हम क्या कंक्लूड करते हैं, ऊपर की डिस्कशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने लेबर हायर करनी है वो उतनी हायर करनी है जहाँ तक लेबर को पे किए जाने वाला जो वेज है वो लेबर से हासिल होने वाली प्रोडक्शन के बराबर नहीं हो जाती, वहाँ तक हमने लेबर को जो है वो हायर करना है, उतने यूनिट हमने हायर करने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिमांड फॉर लेबर है, बेसिकली टॉपिक है डिमांड फॉर लेबर। तो लेबर डिमांड कहाँ तक करनी है हमने, जहाँ तक उसकी रियल वेज के बराबर नहीं हो जाता उससे हासिल होने वाला जो है वो प्रोडक्टिविटी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो डिमांड फॉर लेबर है वो डिपेंड कर रही है रियल वेज के ऊपर। डिमांड फॉर लेबर डिपेंड कर रही है रियल वेज के ऊपर। इसको हम आगे इस डायग्राम में अब अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसको यहाँ पे देखें कि ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के ग्राफ, जो भी हमने पिछले टॉपिक में प्रोडक्शन फंक्शन में हमने इसको बनाया। और हमने देखा कि इनिशियली जब लेबर यूनिट्स हायर किए गए तो प्रोडक्शन जो उस लेबर यूनिट से मिल रही थी वो सबसे हाई थी, मीन्स 10। फिर सेकंड यूनिट ऑफ लेबर हायर किया, उससे भी एक मैक्सिमम प्रोडक्शन का लेवल मिला 10 यूनिट्स का। फिर जब तीसरा यूनिट ऑफ लेबर हायर किया तो तीसरे यूनिट ऑफ लेबर ने जो प्रोडक्शन दी वो दी 8 की। जब चौथा यूनिट ऑफ लेबर हायर किया उसने जो प्रोडक्शन दी एडिशनल वो दी 5 यूनिट्स की। जब पांचवा यूनिट ऑफ लेबर हायर किया गया तो पांचवा यूनिट ऑफ लेबर जो है एडिशनल प्रोडक्शन दे रहा था 1 यूनिट की। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस तरह से फिर जो है नेक्स्ट यूनिट ऑफ लेबर जो है वो नेगेटिव में प्रोडक्शन दे रहा था। तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि जो रियल वेज है वो है 8, मीन जो हमने W/P देनी है लेबर को, जो हमने वेज पे करनी है वो पे करनी है 8 रुपी, या 8 जो है वो रियल वेज का वो एक जो है वो पॉइंट है जो हमने लेबर को पे करना है। $8 है ये, 8 रुपीज़ है ये लेबर की रियल वेज है। अच्छा, अब ये जो रियल वेज है बेसिकली इसको हम ना मॉनेटरी टर्म में नहीं बता सकते, क्योंकि ये रियल वेज के अंदर हम उसको जब प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो हम अब यहाँ पे लेते हैं इसको यूनिट्स के साथ। तो हम इसको रुपीज़ या डॉलर से ज़्यादा हम नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करते, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि रियल वेज है इक्वल टू 8। तो ये जो 8 रियल वेज है, अब हम इसको देखते हैं कि इस डायग्राम के मुताबिक हम कितने यूनिट्स ऑफ लेबर हायर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब फर्म ने 1 यूनिट ऑफ लेबर हायर किया तो उसके ऊपर फर्म को जो एडिशनल प्रोडक्शन मिली वो 10 यूनिट्स की थी। तो हम देख सकते हैं कि एमपीएन जो है वो 10 है, एमपीएन जो है वो 10 है। और वेज हम कितनी पे कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर को 8। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर प्रोडक्शन दे रहा है 10 की, जबकि उसको हम पे कर रहे हैं 8। तो अब हम यहाँ पे देख ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर से हम 2 एक्स्ट्रा जो है हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, हम उसको पे कर रहे हैं 8 और उससे हासिल कर रहे हैं एमपीएन प्रोडक्टिविटी हम ले रहे हैं 10 की। तो ये फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर जो है फार्म के लिए ये बेनिफिशियल है, ये नेशन के लिए फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर जो है ये बेनिफिशियल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट ऑफ लेबर की तरफ। जब फर्म ने सेकंड यूनिट ऑफ लेबर हायर किया तो इससे भी फर्म को जो एडिशनल प्रोडक्शन मिली या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो फर्म को मिली वो थी 10 की। तो हमने सेकंड यूनिट ऑफ लेबर को भी पे किया 8। तो फर्म के लिए या नेशन के लिए सेकंड यूनिट ऑफ लेबर जो है ये बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन मिल रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है इसकी 10 की और इसको पे किया W/P 8, तो 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ये भी बेनिफिशियल है।
जब फर्म ने या नेचर ने थर्ड यूनिट ऑफ लेबर हायर किया तो उसको रियल वेज पे की 8, और जो थर्ड यूनिट था इससे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिली वो मिली 8 की। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल इक्वल है उसकी उसको पे किए जाने वाली रियल वेज के। तो अब हम कहते हैं कि ये जो यूनिट है लेबर का ये फर्म के लिए बेनिफिशियल है, जितनी प्रोडक्शन मिल रही है उतनी ही उसकी कॉस्ट है, उतनी ही उसकी जो है वो वेज है। तो ये यूनिट फर्म जो है तीसरा यूनिट भी है वो हायर कर सकती है। अब हम चलते हैं फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर की तरफ कि फर्म ने फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर हायर किया। फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर हायर करने से जो फर्म को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिली मींस फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर की जो प्रोडक्शन थी वो थी 5 की, जबकि फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर को जो पे किया वो पे किया 8। तो अब आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो चौथा यूनिट है लेबर का इसको पे हम कर रहे हैं 8, जबकि इससे हमें प्रोडक्शन मिल रही है 5 की। तो इसको हम ऑब्जर्व करके इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर है ये फर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो 8 की आ रही है, जबकि जो इससे बेनिफिट मिल रहा है वो 5 का मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर फर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो अब हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि फर्म को हायर करने चाहिए जस्ट 3 यूनिट्स ऑफ लेबर टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। तो इससे फार्म का जो है प्रॉफिट वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि क्लासिकल्स के मुताबिक जो है हर यूनिट जो है वो इक्वली जो है वो प्रेफरेबल है, या ये हम कहें कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है हमने अब देखना है कि हम क्या कितने यूनिट हायर करते हैं। तो हमने देखा कि फार्म ने 3 यूनिट्स ऑफ लेबर हायर किए, जिसकी वजह से फार्म का जो टोटल प्रॉफिट था वो मैक्सिमम था। क्लासिकल के मुताबिक फार्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो फोर्स यूनिट ऑफ लेबर फार्म के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए फार्म फोर्स यूनिट हायर नहीं करेगी। अब हम सपोज करते हैं कि लेट्स फॉर रियल वेज जो है वो 8 नहीं है। हम सपोज करते हैं कि रियल वेज जो है वो 8 नहीं है, वो रियल वेज क्या है 5। तो अब हम 5 अगर रियल वेज लें तो अब हम इस सारे एनालिसिस को दोबारा ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं कि फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर हायर किया उसको पे किया 5, जबकि उससे प्रोडक्शन मिली 10 की। तो ऑब्वियसली ये यूनिट जो है 10 की प्रोडक्शन दे रहा है, इसके ऊपर कॉस्ट जो है 5 है, ये बेनिफिशियल है। सेकंड यूनिट ऑफ लेबर हायर किया उसके ऊपर जो कॉस्ट आई वो 5 की आई, मींस रियल वेज हमने पे की 5, जबकि उससे बेनिफिट मिला उससे प्रोडक्शन मिली 10 की, तो ये यूनिट बेनिफिशियल है। थर्ड यूनिट ऑफ लेबर जब हमने हायर किया तो उसको पे किया 5, जबकि उससे जो प्रोडक्शन मिली जो उससे बेनिफिट हुआ फार्म को वो हुआ 8 का, तो ये यूनिट भी फार्म के लिए बेनिफिशियल है। जब थर्ड यूनिट के बाद फोर्थ यूनिट फार्म ने हायर किया तो उससे प्रोडक्शन मिली 5 की, जबकि उसको जो पे किया वो भी 5 पे किया। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल है, तो फार्म को इससे बेनिफिट हुआ कि टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज आया। जब फार्म ने फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर हायर किया तो उसको पे किया 5, जबकि उससे जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो है 1 की। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फार्म को बेनिफिट मिल रहा है 1 यूनिट का, जबकि फार्म की जो कॉस्ट आ रही है वो 5 की आ रही है। तो ये जो फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर जो है ये फार्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये फार्म के लिए यूनिट बेनिफिशियल नहीं है, जिसकी वजह से फार्म जो है इस फिफ्थ यूनिट को हायर नहीं करेगी। फार्म जो है जस्ट हायर करेगी 4 यूनिट्स को। तो इस दो हमने दो बेसिकली रियल वेजेस यहाँ पे सपोज की, एक हमने सपोज की 8 पे हमने देखा कि जब फार्म की रियल वेज 8 थी तो फार्म ने यूनिट हायर किए 3। जब रियल वेज कम हो गई मींस 5, तो फार्म ने लेबर यूनिट हायर किए ज़्यादा। अगर यही रियल वेज जो है ये 5 की बजाय 1 हो जाए, अगर यही रियल वेज 5 की बजाय कम होके 1 हो जाए, तो हम देख सकते हैं कि फार्म लेबर यूनिट ज़्यादा हायर करेगी, मींस फार्म जो है 5 यूनिट्स हायर कर सकती है। अगर रियल वेज 1 तक चली जाए तो 5 यूनिट्स ऑफ लेबर हायर किए जा सकते हैं। तो इस सारी डिस्कशन में हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे रियल वेज कम हो रही है जो लेबर की हायरिंग है वो इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है, जो डिमांड फॉर लेबर है वो इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे रियल वेज कम हो रही है। और जैसे जैसे रियल वेज इंक्रीज हो रही है जो डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम हो रही है। मींस रियल वेज के कम होने से डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है, और रियल वेज के ज़्यादा होने से डिमांड फॉर लेबर कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि रियल वेज और डिमांड फॉर लेबर में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। डिमांड फॉर लेबर और रियल वेज में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। जैसे अभी हमने डिस्कशन में इसको कंक्लूड किया, और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एन डी, एन यहाँ शो कर रहा है लेबर को, डी यहाँ शो कर रहा है डिमांड को, डिमांड फॉर लेबर।
इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू ओवर पी। डब्ल्यू ओवर पी क्या है? रियल वेज। और जैसे अभी हमने डिस्कशन में एग्जांपल में देखा कि डिमांड फॉर लेबर और रियल वेज का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे रियल वेज बढ़ेगी डिमांड फॉर लेबर कम होगी, जैसे जैसे रियल वेज कम होगी डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, क्योंकि सारी बात है फर्म की कॉस्ट है वो डिपेंड कर रही है रियल वेज के ऊपर। अगर वेजेस कम होती हैं, रियल वेजेस कम होती हैं, तो फर्म को कम पे करना पड़ेगा और फर्म ज़्यादा लोग हायर करने के काबिल हो सकती है। और अगर रियल वेज बढ़ती है फर्म को पे ज़्यादा करना पड़ेगा, तो फर्म ज़्यादा वेजेस पे करने के काबिल नहीं होगी, फर्म जो है वो कम वेजेस पे करेगी। तो हमारे पास ये टॉपिक था लेबर डिमांड, डिमांड फॉर लेबर। जो नेक्स्ट टॉपिक है इससे आगे वो है सप्लाई फॉर लेबर। तो पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि डिमांड फॉर लेबर कौन करता है? फर्म्स। डिमांड फॉर लेबर कौन करता है? फर्म्स। अब इस टॉपिक में हम देख सकते हैं कि सप्लाई फॉर लेबर कौन करता है? लेबर सप्लायर्स कौन होते हैं? लेबर सर्विसेज कौन सप्लाई करते हैं? उसे अगर हम ये यहाँ पे बात करें तो जो वर्कर्स हैं बेसिकली, जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं बेसिकली वो लेबर को सप्लाई करते हैं। वर्कर्स लेबर को सप्लाई करते हैं। और क्लासिकल्स के मुताबिक वर्कर्स का लेबर सप्लाई करने का मकसद क्या है? मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन करना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल अर्न करना, ये लेबर का पर्पस है। और जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, ये जो यूटिलिटी लेवल है लेबर के लिए, वो डिपेंड कर सकता है उनकी इनकम के ऊपर, वो डिपेंड कर सकता है उनके आराम के ऊपर। कुछ वर्कर्स ऐसे होंगे कि जो प्रेफर करते होंगे आराम करना, तो आराम करने से उनकी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है। कुछ वर्कर्स ऐसे होंगे जो प्रेफर करते होंगे काम करना, उनके लिए काम करके ज़्यादा यूटिलिटी जो है अर्न करना सूटेबल हो सकती है। तो बहरहाल हमने इसी चीज़ को यहाँ पे देखना है कि बेसिकली एक दिन जो होता है उसके अंदर 24 घंटे होते हैं। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। और जो वर्कर है वो उसके पास दो ऑप्शन है। अगर वर्कर काम नहीं करता तो वो 24 घंटे जो है वो आराम कर सकता है। एक वर्कर 24 घंटे आराम कर सकता है अगर वो कोई काम नहीं करता। या दूसरी ऑप्शन हो सकती है उसके पास, वर्कर के पास, कि वो 24 घंटे काम करे और आराम 0 आवर करे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों सूरतें पॉसिबल नहीं है कि वर्कर 24 घंटे आराम भी नहीं कर सकता और एक वर्कर 24 घंटे काम भी नहीं कर सकता। तो जो लेबर है बेसिकली उसको चूज करना है लेयर और वर्किंग आवर्स में से कुछ टाइम उसे चूज करना है। एक लेबर पर्सन जो है उसे चूज करना है कि 24 घंटे में से कितने घंटे जो है वो दिए जाएं आराम के लिए, और 24 घंटे में से कितने घंटे जो है और वो काम के लिए एलोकेट किए जाएं। इसको हम यहाँ से इस डायग्राम में हम इसको ज़रा समझते हैं कि ये क्या डिस्कशन हो रही है लेयर और लेबर आर के। तो इस देखें ये बेसिकली इंडिविजुअल लेबर सप्लाई डिसीजन है। ये जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है इस पे लिखा हुआ है रियल इनकम मींस डब्ल्यू ओवर पी। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके ऊपर लिखा हुआ है 24 आवर्स ऑफ लेयर मींस 24 घंटे ही आराम। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है उसके पास 24 घंटे आराम के लिए अवेलेबल हैं या 24 घंटे काम के लिए अवेलेबल हैं, जो कि दोनों जो सूरत हाल है, दोनों ऑप्शन जो हैं, 24 घंटे काम भी कोई नहीं कर सकता और 24 घंटे आराम भी कोई नहीं कर सकता। तो अब लेबर को इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करनी है। तो हमने सबसे नीचे जो है एक लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन क्या शो करती है कि रियल वेज इज इक्वल टू 2, डब्ल्यू डब्ल्यू ओवर पी इज इक्वल टू 2। यहाँ पे रियल वेज एक सपोज की गई है कि लेट्स सपोज जो रियल वेज है वो 2 है। अगर रियल वेज 2 हो तो पर आवर, ये पर आवर रियल वेज है 2। अगर एक घंटे में रियल वेज 2 हो तो 24 घंटों में एक लेबर जो है वो 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48 रियल वेज अर्न कर सकता है अगर वो 24 घंटे काम करे लेबर पर्सन। या वो लेबर पर्सन जो है वो 24 घंटे आराम कर सकता है, एक ऑप्शन ये है। क्या वो 24 घंटे काम करे तो मैक्सिमम अर्न जो कर सकता है वो 48 रियल इनकम मैक्सिमम अर्न कर सकता है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका डिसीजन क्या है, लेबर पर्सन का डिसीजन क्या है। तो हम ये देखते हैं कि जब रियल वेज पर R2 है तो लेबर पर्सन जो है वो 8.2 8 पॉइंट ए, लेबर पर्सन जो है 8 पॉइंट ए जो है वो इक्विलिब्रियम में है और वो
यूटिलिटी ये सेटिस्फेक्शन अर्न कर रहा है U1। हम देख सकते हैं कि ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसको एक कर्व जो है टेंजेंट हो रही है, यूटिलिटी कर्व टेंजेंट हो रही है एट पॉइंट ए। यहाँ पे ये शो करता है कि लेबर पर्सन जो है वो 18 घंटे आराम करके वो एक लेबर पर्सन जो है वो 18 घंटे आराम करके जो है वो मैक्सिमम यूटिलिटी अर्न कर रहा है। ये एक लेबर पर्सन 18 घंटे आराम करके, क्योंकि यहाँ पे लेयर आवर्स हैं, ये 18 यहाँ पे ए पॉइंट को अगर हम नीचे देखें तो ये 18 आवर्स क्या है, लेयर आवर्स। कि वो एक लेबर पर्सन जो है लेयर के कितने आवर्स इंजॉय कर रहा है 18, जबकि काम कितने घंटे कर रहा है 6 घंटे। एक लेयर एक इंडिविजुअल जो है लेबर पर्सन रियल वेज जब 2 थी तो 6 घंटे काम करता है और टोटल इनकम कितनी अर्न करता है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। एक लेबर पर्सन 12 जो है वो रियल इनकम अर्न कर रहा है और कितने घंटे आराम कर रहा है जी 18 आवर्स वो आराम कर रहा है। तो हमने देखा कि ये ए पॉइंट जो है ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल को शो कर रहा है गिवन दी रियल वेज। फिर हमने सपोज किया कि रियल वेज इंक्रीज कर गई फ्रॉम 2 पर आवर टू 3 पर आवर। तो रियल वेज जब 2 पर आवर से 3 पर आवर पर चली गई तो अब वो 24 घंटे में कितने रियल वेज अर्न कर सकता है, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 72। और उसके बाद दूसरी ऑप्शन है कि वो 72 24 घंटे में अर्न कर ले या फिर 24 घंटे ही आराम कर ले। ये दोनों सूरत हाल पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों में से वो चूज़ करेगा कि जब रियल वेज 3 होगी तो हमने लेबर पर्सन को देखना है कि वो कितने घंटे काम करके अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो अर्न कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लेबर पर्सन जो है अब इक्विलिब्रियम पे है एट पॉइंट बी। इस बी पॉइंट पर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है U2। ये U2 जो है ये यूटिलिटी कर्व है और ये टेंजेंट है जो है इनकम लेयर कर्व, इनकम लेयर लाइन जो है, ये इनकम लेयर लाइन जो है इसके ऊपर ये टेंजेंट है एट पॉइंट बी। और हम देख सकते हैं कि एट पॉइंट बी जो है इसने कितने घंटे आराम किया, 16 घंटे। 16 घंटे आराम किया जब रियल वेज जो है वो 3 थी। और कितने घंटे काम किया, 8 घंटे। लेबर ने 8 घंटे काम किया एट रियल वेज 3। और कितना लेबर ने अर्न कर लिया 8 घंटों में, 24 रियल वेज जो है अर्न कर ली इस लेबर पर्सन ने 8 घंटे काम करके, और उसने 16 घंटे जो है वो आराम किया। और हम देख सकते हैं एट पॉइंट ए जो यूटिलिटी लेवल था वो कम था, एट पॉइंट बी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है यूटिलिटी लेवल जो है वो ज़्यादा है। कैसे हमने कहा कि एट पॉइंट बी यूटिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हायर द कर्व हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन लेवल। ये यूटिलिटी कर्व जितना अपवर्ड होगा हम कहेंगे कि सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही हाई है। एट पॉइंट ए जो U1 है वो लोअर है, नीचे है एज कंपेयर टू U2। तो खैर अब हम सपोज करते हैं कि रियल वेज जो है वो और इंक्रीज कर गई, 3 की बजाय हो गई 4। अब इस 4 रियल वेज के हम इस 4 रियल वेज पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम एक लेबर पर्सन कितना अर्न कर सकता है रियल वेज 96। कैसे निकला, 24 आवर्स हैं और 4 पर आवर रियल वेज है तो ये बन गया 96। मीन उसके बाद ऑप्शन है कि वो 96 अर्न कर ले 24 घंटे काम करके, या 24 घंटे आराम करे और कुछ भी अर्न ना करे, ज़ीरो उसकी अर्निंग हो। अब हम देखते हैं कि लेबर की चॉइस क्या होगी कि वो कितने घंटे काम करेगा एट हायर रियल वेज। मीन्स 3 की बजाय 4 हायर रियल वेज है तो वो कितने घंटे काम करने के लिए एग्री होगा। तो हम देखते हैं कि जो यूटिलिटी कर्व है वो एट पॉइंट सी जो है वो टेंजेंट है। यूटिलिटी कर्व एट पॉइंट सी टेंजेंट है इनकम लेयर कर्व को, इनकम लेयर लाइन के। तो हम कहते हैं कि ये सी पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस सी पॉइंट पे एक लेबर कितने आर वो लेयर के एंजॉय कर रहा है, लेबर जो है लेबर एंजॉय कर रही है जी 15 आवर्स ऑफ लेयर। लेबर इंजॉय कर रही है 15 आवर्स ऑफ लेयर। और इन 15 आवर्स ऑफ लेयर में अगर हम देखें तो कितने घंटे लेबर ने काम किया, 9 आवर्स। तो हम देख रहे हैं कि अब लेबर पर्सन ने काम किया जी 9 घंटे, और 9 घंटे में कितनी इसने टोटल रियल वेज अर्न की, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36। तो 36 उसने रियल वेज जो है वो अर्न की एट पॉइंट सी। और हम देख रहे हैं कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है एट पॉइंट सी ये लेबर का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एट पॉइंट बी एंड एज पॉइंट ए, क्योंकि U3 जो है वो सबसे हायर यूटिलिटी कर्व है, सबसे ऊपर जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है।
तो हम कहते हैं कि इस U3 के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सबसे हायर है। और अब इस सारी डिस्कशन को अगर हम देखें तो हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे रियल वेज इंक्रीज़ कर रही है, जैसे जैसे रियल वेज इंक्रीज़ कर रही है, लेबर के वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। जो लेबर के वर्किंग आवर्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये कह लें कि लेबर की सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कर रही है जैसे जैसे रियल वेज इंक्रीज़ कर रही है। इस डिस्कशन में हमने ये ऑब्जर्व किया, क्यों? क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है एट हायर रियल वेज ज़्यादा काम करके सेटिस्फेक्शन लेवल उसका इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब इसी को हम नीचे वाली डायग्राम में ज़रा देखते हैं कि उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है। इसी चीज़ को नीचे वाली डायग्राम में शो किया गया है कि जब रियल वेज 2 थी तो वर्किंग आवर्स 6 थे, रियल वेज 3 हो गई तो वर्किंग आवर्स जो है वो 8 हो गए, रियल वेज 4 होगी तो वर्किंग आवर्स जो है वो 9 हो गए। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया ABC को, हमने कहा कि ये है सप्लाई फॉर लेबर कर्व। यहाँ पे जे शो कर रहा है नंबर ऑफ फार्म्स को, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर नंबर ऑफ फार्म्स तो काफ़ी सारी होती है, उसको यहाँ पे लिख दिया गया है जे। नहीं, ये यहाँ पे जे शो कर रहा है वर्कर्स को, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स इकोनॉमी के अंदर काफ़ी सारे होते हैं। तो यहाँ पे एन है लेबर, एस है सप्लाई, जे है नंबर ऑफ वर्कर्स की टोटल सप्लाई। तो यहाँ पे खैर ये जो है एन एस खाली अब समझें कि लेबर सप्लाई फॉर लेबर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे रियल वेज इंक्रीज की, आवर्स ऑफ वर्किंग आवर्स है इंक्रीज कर गए, मीन्स लेबर सप्लाई जो है इंक्रीज कर गई। तो हम इसको अगर कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे रियल वेज बढ़ी, सप्लाई फॉर लेबर बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि सप्लाई फॉर लेबर जो है इज़ डिपेंडेंट अपॉन द रियल वेज। इसका जो रिलेशनशिप है सप्लाई फॉर लेबर और रियल वेज का वो क्या है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हमने कैसे कहा? जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कशन की, तो हम इसे लिख सकते हैं सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू इज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू। और यहाँ पे जी शो कर रहा है फंक्शनल फॉर्म को, यहाँ पे जी की जगह एफ भी आ सकता है, एफ लिखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर हमने एफ यूज़ किया इसलिए यहाँ पे जी यूज़ कर लिया। सिर्फ ये जी शो कर रहा है फंक्शनल फॉर्म को, डिपेंडेंट अपॉन को। हम कह सकते हैं सप्लाई फॉर लेबर इज डिपेंडेंट अपॉन रियल वेज। जैसे जैसे रियल वेज बढ़ेगी सप्लाई फॉर लेबर बढ़ेगी, जैसे जैसे रियल वेज कम होगी सप्लाई फॉर लेबर कम होगी। ये सारी हमने ऊपर डिस्कशन में इन सारी चीज़ों को हमने कंक्लूड किया। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो है इक्विलिब्रियम शो किया गया है